गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली शेष भाग। आपराधिक न्याय प्रणाली में हमें पढ़ा कि किस प्रकार न्यायाधीश, पुलिस, विरोधी पक्ष और बचाव पक्ष का वकील ये सब मिलकर किस प्रकार से न्याय व्यवस्था को अंजाम देते हैं और पुलिस किस प्रकार से क्या अपराधी को पकड़ती है, मुकदमे दायर करती है और न्यायालय किस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ न्याय करता है और पुलिस किसी व्यक्ति को क्या है अपनी मन मर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस से बचने की क्या है जो हमें कानूनी मौलिक अधिकार थे वो हमें कल पढ़े। आज हम पढ़ते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर या प्राथमिक क्या होती है। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी भी अपराध की पड़ताल शुरू करती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। संज्ञेय यानी संगीन अपराध, यानी संगीन अपराध की श्रेणी में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर क्या क्या होता है इसमें शामिल एफआईआर में वारदात की तारीख, समय, स्थान का उल्लेख होता है। इसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधी को यह पता हो तो उसके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम, पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। आशा है हमें एफआईआर के बारे में पता चल गया है। कुछ मामलों में पुलिस क्या है एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर सकती है, लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो एफआईआर के बारे में हमें ज्ञान होगा, हम अपनी नकल उससे ले सकते हैं। सरकारी वकील की क्या भूमिका है। अब सरकारी वकील न्यायालय क्या भूमिका निभाता है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध उस आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्रह्म की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्रह्म के नाम से जाना जाता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दे। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेवारी यह है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, यानी न्यायाधीश की भूमिका, न्यायाधीश के कार्य। न्यायाधीश की भी वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून के दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई फेयर ट्रायल्स क्या होती है निष्पक्ष सुनवाई। आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह मुकदमा चलाते जहां शांति
और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता? अगर न्यायाधीश ने शांति के अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए श्रीमती सिंधे आदि के गवाहों की जिरह करने का प्रयास मैंने दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसी वजह से यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाए। आइए अब निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों को एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष के उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया जो कानून एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुले अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति एक वकील ने बचाव किया। शांति को अभिव्यक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया। जिरह होती बहस जो अदालत में पक्ष और विपक्ष के वकीलों के बीच होती। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति को कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूँकि साक्ष्यों ने सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया। हमारी न्याय प्रणाली भी क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई करती है। उसका मुकदमा चलता है कानून प्रक्रिया के अनुसार। सबूतों के कारण ही किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है, ना कि किसी के कहने पर। इस अध्याय से हमने इन लोगों का जिक्र किया है। संविधान और कानून दोनों में कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। चलते हैं हम। शब्द संकलन है। आरोपी। आरोपी क्या होता है? इस ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। यानी जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहते हैं? आरोपी। संज्ञेय अपराध कहा गया है जिसके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। यानी भयंकर अपराध, यानी ऐसा अपराध जो क्या है, तुरंत पुलिस एक्शन ले सकती है और बिना अदालत के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, होता है संज्ञेय अपराध। जिरह, बहस होती है जिरह अदालत में। जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है और दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों के वकील आपस में जो क्वेश्चनिंग करते हैं, बचाव करते हैं अपराधी का, तो इसे ही क्या है? जिरह कहते हैं। हिरासत, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना हिरासत है। निष्पक्ष, इसका मतलब है कि स्पष्ट तथा न्याय संगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। किसी अपराध का आरोप लगाना, जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे आपराधिक आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसके सामने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना, उसे गवाह कहा जाता है। गवाह क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि मामले के संबंध में उसने क्या देखा, क्या सुना, तो उसे गवाह कहा जाता है।